सर अरे हीरो अच्छा बात कर लेते, हमारे को गालियां देते। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सीएए पर एनपीआर और एनआरसी के बारे में जो रेजोल्यूशन लिया जा रहा, उसके तहत तो मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी तकरीर किए हैं। आज हमारे देश में कई समस्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो तो बिल्कुल कुप्पा हो गया। जब बीजेपी सरकार आया तो लोगों में एक बड़ी उम्मीद थी। लोग सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार आने के बाद एक मजबूत भारत देश बनेगा और देश में जितने भी लोग हैं वो सुख और शांति से रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 4-5 साल में हमने देखा कि ना शांति थी, ना अमन थी, ना मजबूत भारत बना। कई फैसले लिए थे, नोटबंदी, उसे हम सोचे कि देश को कुछ फायदा होता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपने ये भी फैसला लिया जीएसटी का, हम सोचा कि देश को फायदा होगा, तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो है नया मुश्किलात हमारे बीच में ऊपर ला लिए। आज पूरा देश परेशान है। आज जो है ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर का जो लागू करने चाह रहे हैं, उसके ताल्लुक से आज पूरा देश में परेशान है। आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा कि 20 जून 2019 में हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री गोविंद जी ने एक ज्वाइंट सेशन में अपना तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने इसमें किया कि उन्होंने, उनके अल्फाज से मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरे सरकार ने ये तय किया है कि एनआरसी का अमल होगा, लागू होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बड़े मुकाम में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके ज्वाइंट सेशन जो पार्लियामेंट में जो होता, जैसे अपने परसों हुआ था, अपने पास जो गवर्नर करते थे, उस तरीके से वो किए। उसी तरीके से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 दिसंबर को एक स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट में, हम किसी सूरत से एनआरसी का हम लागू करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो इस बारे में हम इस बारे में रहेंगे और काम करेंगे। तो एनपीआर का आप देखा कि 210 में भी एनपीआर हुआ तो कोई गड़बड़ नहीं था, कोई परेशान नहीं थे, लोग अमन शांति से थे, चाहे हो हिंदू हो, मुसलमान हो, पूरे मिलके मजबूत भारत देश को बनाने के लिए जो है हम लोग सब साथ दिए। फिर उसके बाद 215 में जब बीजेपी सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब और उनकी सरकार थी, जब भी एनपीआर हुआ, जब भी लोग में कोई परेशान नहीं थे, लोग खुश थे, जो होना था हुआ। लेकिन अब क्यों परेशान है? अब क्यों परेशान है? ये सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू, दलित, मुसलमान, दलित, गरीब आदमी आज परेशान है। क्योंकि हम देखा कि उसमें एक वजह भी है। आज क्यों परेशान है, उसका एक वजह है कि आसाम में हम देखा कि 5 साल में जो हुआ, वहां पे जो वाकया सुने, जो देखे, बहुत बुरी हुई। आसाम की आबादी मैं समझता हूँ 3 करोड़ या 30 लाख कुछ है, उसमें 19 लाख लोगों को जो है डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, उनको जो सिटीजनशिप का नहीं दिया, 19 लाख। और उसमें खासकर आप देखेंगे, आप परेशान होंगे कि 19 में जो है उसमें हिंदू और मुसलमान भाई भी ज्यादा है। 14 लाख हिंदू है और 5 लाख मुसलमान भाई हैं, यानी 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन उसको जो है वहां से निकाल कर डिटेंशन सेंटर में गया। इसलिए आज परेशान है, इसलिए आज लोग परेशान है कि माने क्या होता, क्या नहीं होता, किसी को मालूम नहीं हो रहा। कभी मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट दे रहे, कभी बोल रहे कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर अलग अलग है, कोई किसी को इंटरलिंक नहीं है, फिर बाद में स्टेटमेंट ये दे रहे कि पूरा इंटरलिंक है। तो समझ में नहीं आ रहा। जब असद साहब पार्लियामेंट में चिल्ला के जो कह रहे थे, तो हम लोग सब परेशान थे, मैं भी परेशान था, इतनी बड़ी चिल्ला के क्यों कह रहे। तो उन्होंने उसी टाइम पे बोले कि ये एक इंटरलिंक है और खतरा है। तो आज महसूस हो रहा है कि वो खतरा सही है, क्योंकि बीजेपी सरकार पर्दे के सामने एक है, पर्दे के पीछे और कुछ है।
ये चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान और दलित जिससे वो नफरत करते हैं, ये इस तबके को जो है बिल्कुल खत्म करने के लिए एक साजिश चल रहा है। अफसोस की बात है कि ये साजिश ऐसी तरीके से चलते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे इस प्रोसेस, एनपीआर का प्रोसेस क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एक ऑफिसर आएगा आपके घर पे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो ऑफिसर आपको पूछेगा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आप डॉक्यूमेंट बताइए। तो आप आधार कार्ड बताएंगे तो बोलेंगे कि नहीं चलेगा, आप वोटर लिस्ट बताएंगे तो नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बताएंगे तो नहीं चलेगा। अब आपको क्या चलेगा, इसमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, वो बर्थ सर्टिफिकेट। आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है जो बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कोई भी नहीं रखेगा। और जब मुसलमान को पूछेंगे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, जब मुसलमान बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो उसको स्ट्रेट अवे डिटेंशन सेंटर को भिजाएगा। जब हिंदू को पूछेंगे तो हिंदू को भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है उसको भी डिटेंशन जाएगा, लेकिन उसको जो एक सहूलत ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हिंदू अगर आप कहे तो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। हिंदुस्तान में अगर हिंदू पाकिस्तानी हिंदू बोलकर अगर उसको जो है डॉक्यूमेंट देगा और हिंदुस्तान में जो फायदा होता है हिंदू उसको डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ये अजीब सी जो है इस कानून है, समझ में नहीं आता। और ये कहेंगे कि हिंदुस्तान, अगर मेरे से पूछेंगे अगर आप जो है पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लिखो तो क्या मैं लिखता हूं? मेरे दिल गवाह नहीं करता और मैं देश को द्रोही नहीं कर सकता, मैं देशद्रोही नहीं बन सकता, क्योंकि मैं यहाँ पैदाशी मेरी यहाँ हुई, मेरे वालदा और वालिद का पैदाशी यहाँ हुई, लेकिन मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए कि आप नहीं बनेंगे। अगर आप हिंदुस्तानी बनना तो पाकिस्तान हिंदू बनो, और पाकिस्तान हिंदू को सहूलत है और हिंदुस्तान के हिंदुओं को सहूलत नहीं है। ये अजीब कानून समझ में नहीं आता, किस तरीके से लोग बने हुए हैं, किस तरीके से कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। आसाम में सब इतनी दर्द की बात है कि आप लोग देखें कि वहां पे कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे डिटेंशन में भिजा दिया गया। एक 1 और 2 एग्जांपल्स मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ साहब। दुल्हर चंद पॉल, ये जो एक 50 ईयर्स के जो है एक हिंदू बंगाली है, वो आसाम के रहने वाला है। उसको जो है 11 अक्टूबर 2017 में डिटेंशन सेंटर को भिजा दिया है और 2 साल के बाद 13 अक्टूबर 2019 में उसकी मौत हो गई। इतनी बुरी हालत थी उसकी वहां पे डिटेंशन सेंटर में। फिर उसके बाद जो है और एक जो है चबेंदर शर्मा, ये के फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ्लाइट जो है एयरफोर्स में 30 ईयर्स जो है वो एयरफोर्स को जो है खिदमत की है। उन्होंने जो है 28 फरवरी 2018 में रिटायर हुए और 30 जुलाई 2015 यानी 4 या 5 महीने के बाद रिटायरमेंट के बाद उसको डिटेंशन भिजा दिया गया। 32 ईयर्स जो है सर्विस करने के बाद आप सुने होंगे सनाउल्लाह खान जो आर्मी में जो है अपना हिंदुस्तान की आर्मी, इंडियन आर्मी में 30 ईयर्स जो है सर्विस किया। वो बेचारा जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, काउंटर इंसर्जेंसी में रिटायरमेंट होने के बाद भी जो है बॉर्डर पुलिस में वो खिदमत कर रहा था अपना देश के हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, मेरी हिफाजत के लिए रात दिन मेहनत करके जो है अपनी जान बाजी में रखकर जो है अपना मुल्क के लिए हिफाजत जो कर रहा था। वो बेचारे को जो है उनके बीवी के साथ 3 बच्चे बीवी और वो तीनों को भी जो है डिटेंशन सेंटर में भिजा दिया गया। सब नरेश कोच, ये जो है ट्राइबल होते हैं आसाम में, एक ट्राइब को भी जो है उसको उसके बेटे को मिला, उसके भाई को मिला, इसको नहीं मिला। ये बेचारा परेशान था, उसके क्या वो सोच रहे थे कि हम क्या करना चाहिए, तो उसको भी जो है भिजा दिया गया। आखिरी में जो है साहब रतन चंद विश्वास, एक दलित था, 6th क्लास पढ़ा हुआ था। उसका बाप के पास जो है वोटर लिस्ट था, 1970-80 का वोटर लिस्ट था, लेकिन उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। उसके पास लैंड्स थे मगर वो भी नहीं मान रहे थे। उस गरीब को जो है वीडियो में आया, आप देखें कि डिटेंशन सेंटर में जो है बिस्तर में उसको लपेट दिया गया, उसको रस्सी से बांध दिया गया। इतनी बुरी चीज जो है हमने देखना मिला हमारे देश में रह के, हमारे देश में पैदा होने के बाद
ऐसी चीज जो है एक एक चीज देखते रहे तो इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ होती कि आज हम बयान नहीं कर सकते। आपने देखा कि कंक्लूड कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, कि आपने देखा सर ये एक अच्छी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज डिसीजन लिए। मैं समझता हूँ इससे पहले भी एक 10 मुल्क जो है ऑलरेडी वो लोग डिसीजन लिए हैं, उसमें जो है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी एंड आज जो है तेलंगाना स्टेट भी जो है इसको अपोज कर रहा। बहुत खुशी की बात है कि आज हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना में जितने भी मुस्लिम है, दलित है, गरीब है, आज जो है सुकून से नींद रहेंगे कि इस रेजोल्यूशन के बाद उनको एक राहत मिली, कि एक रिलीफ मिला कि इस रेजोल्यूशन से हमको फायदा हुआ। और ये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का जो है बहुत बड़ा कारनामा है इसलिए। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सर, एक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है ना एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, अगर पूरा देश भर में डिटेंशन सेंटर्स अगर करना चाह रहे तो उसमें जो है 26,658 डिटेंशन सेंटर्स लगाना पड़ेगा और उसका खर्चा आपको मालूम है 12.4 लाख करोड़ सर हो गए 12.4 लाख करोड़। फिर वापस आ रहे क्या? नहीं, एक मिनट, रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके फिर वापस 8.8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का जितना भी जीडीपी है उसमें सिर्फ इसमें खर्च पड़ेगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी है कि आपने इतना बड़ा जो है एक्सरसाइज करके, इतना पैसा खर्च करके, इतने डिटेंशन करके, इतने लोगों को परेशान करके, लिहाजा मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए साहब, जैसा आप बोले कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब का लाख लाख शुक्र हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिए, क्योंकि लोगों में भी जो है एक डाउट था कि ये रेजोल्यूशन होता है या नहीं, लेकिन आज साबित किया गया, आज बल्कि अपने तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में साबित किया गया कि तेलंगाना एक सेक्युलर स्टेट है, तेलंगाना अमन शांति है और तेलंगाना का जो हिंदू मुसलमान का जो तहजीब है वो हमेशा बरकरार रहेगा। मैं इस अल्फाज से मैं चंद्रशेखर साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपना